पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपका इन्फ्लेमेशन हो रही होती है किडनीज की, किडनीज के पैरेन्काइमा की, तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कह देते होते हैं। अब बात आ जाती है कि इसको हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक को हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं, एक को हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रही होगी वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो रही होगी। जब भी बात आए एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तो उसमें आपके जो इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर न्यूट्रोफिल्स। ठीक हो गया। जबकि जब बात है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तो इसमें आपके जो डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर लिम्फोसाइट्स। अब इधर हमारा क्या डिफरेंस है, इधर ये डिफरेंस है कि इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो रही है, और अभी तक इधर कोई फाइब्रोसिस वगैरह नहीं हुई, स्कारिंग वगैरह नहीं हुई। लेकिन जो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है इसके अंदर आपकी फाइब्रोसिस वगैरह, स्कारिंग वगैरह जो है वो हो चुकी होती है, तो इस कंडीशन को हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। खैर अभी हम इन डिटेल बात करना चाहेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या, वही हम उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं, वही जो हमने बनाया हुआ है ना एक इलस्ट्रेशन से। मैंने आपको क्या कहा था, इन्फेक्शन आया था, ये फीसिस से आया था, ये चला गया आपके यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा से यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन करवाई, ये आपका चला गया गोल सॉरी आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इसने यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन करवाई जिसको हम एक्यूट सिस्टाइटिस कह रहे थे। अब ये वाला जो इन्फेक्शन है ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और इवेंचुअली ये वाला जो इन्फेक्शन है ये किडनीज तक पहुंच गया है और इसने किडनीज की इन्फ्लेमेशन करवा दिया है। जाहिर सी बात है जब आपका ये वाला बैक्टीरिया इधर पहुंचेगा तो इसको मारने के लिए जो है वो न्यूट्रोफिल्स आएंगे। सबसे पहले ना आपके जो इम्यून सेल्स आते होते हैं, दोज आर न्यूट्रोफिल्स, तो इनकी आपस में फाइट होगी तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। ठीक है, इट मींस कि आपका जो यूटीआई है वो असेंडिंग यूटीआई है, कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो असेंड करता जा रहा है और उसने इवेंचुअली जाके किडनीज की इन्फ्लेमेशन करवा दी है। इट मींस कि व्हाट इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, that is inflammation by the neutrophils। और इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात अगर आप लोग चेक करोगे तो इस बंदे की जो किडनीज की इंटरस्टिशियल स्पेसिस होंगी। अब इंटरस्टिशियल स्पेसिस क्या आती हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि आपकी किडनी है, किडनी का एक सेल है, दूसरा सेल है, ठीक है, तो इसके दरमियान में ये वाली जो स्पेस है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो जाहिर सी बात आपकी जो फाइट है इधर बैक्टीरिया होगा, इधर आपका न्यूट्रोफिल होगा, तो इधर ही फाइट चल रही होती है। इट मींस कि अगर आप लोग उस बंदे की जिसकी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ पड़ा है, अगर आप उसकी किडनी की इंटरस्टिशियम चेक करते हो, रीनल इंटरस्टिशियम चेक करते हो, तो उधर आपको क्या मिल रहे होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मिल रहे होते हैं। और मोस्टली आपका जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है ना, ये बाहर बाहर वाले एरिया को दूसरा अफेक्ट कर रहा होता है। मींस कि आपका जो किडनी का कोर्टेक्स होता है ये मोस्टली उसको अफेक्ट कर रहा होता है, और बाकी आपके जो ग्लोमेरुलाई वगैरह आते हैं या नीचे जो वेसल्स वगैरह होती हैं उसको बेचारा मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था। अब बात आ जाती है कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता क्यों है, तो इसमें भी वही सेम काज होगा ना आपका, वही यूटीआई वाला, कि नीचे से कोई इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल ऊपर आ गया तो आप नीचे से इन्फेक्शन आपको पता चल गया कि असेंडिंग यूटीआई, जिस तरह मैंने आपको बता दिया इकोलाई जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ सकता है, या आपका जो इन्फेक्शन है वो फॉर एग्जांपल ब्लड के थ्रू आ गया। ठीक है, आपको पता है कि किडनीज की तरफ जो है वो ब्लड आ रहा होता है, तो कोई बैक्टीरिया था ब्लड के अंदर, वो ब्लड के अंदर था और वो पहुंच गया किडनीज के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपका ये वाला जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है वो हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हेमेटोजेनस स्प्रेड कह देंगे। ठीक है, तो इट मींस आपको क्या पता चल गया कि ये जो नीचे से यूटीआई आया था, जिसके ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे ये हमने जो पढ़े, ठीक है, जो नीचे से यूटीआई आया था, नीचे से जो इन्फेक्शन आया था वो ऊपर आ गया है, या क्या है कि ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो हमारी किडनी तक पहुंच गया है और उन्होंने उधर इन्फेक्शन करवा दिया और उधर जो है वो इन्फ्लेमेशन करवा दिया। अब बात आ जाती है कि ये वाला जो बंदा होगा, मतलब कौन से लोगों के अंदर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कॉमन होता है, तो वो आपको पता चल गया ना कि वो लोग जिनके अंदर हम कैथीटर इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इधर से बैक्टीरिया, जब आप लोग कैथीटर इंसर्ट कर रहे होते हो तो बैक्टीरिया आप लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो उस केस में भी जाहिर सी बात है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। या आपकी यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आपको पता है यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिन पूल करेगा, यूरिन पूल करता है तो आपका जो बैक्टीरिया ग्रो करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन की केसेस में, या आपको पता है बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा होता है वो बिकॉज ऑफ वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स हो रहा होता है। हमने कहा था ना कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स होने के मींस के आपका जो ब्लैडर है वहां से यूरिन का वापस यूरिटर के अंदर रिफ्लक्स होने के आपकी किडनीज के अंदर वापस यूरिन का रिफ्लक्स होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जब यूरिन वापस रिफ्लेक्ट करता है तो वो अपने साथ बैक्टीरिया को भी ले आता है, तो अगर ये वाला जो बैक्टीरिया है ये पहुंच गया किडनीज तक तो वहां की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करवा देगा। इट मींस के वहां का जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस करवा देगा। इट मींस के मोस्टली बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स जो है वो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है। बाकी आपको मैंने डायबिटीज मेलिटिस वाले बंदों के अंदर बता दिया कि इनके अंदर यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ग्लूकोज यूरिया आता है और इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। और दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अब देखिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है
या आप लोग इमेजिन करें कि ये आपका ब्लैडर है और इधर ऊपर ही ये आपका, ये इमेजिन करें कि ये उसका पेट है, तो इधर ही तो बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेविड यूट्रस, ये आपकी बच्चेदानी होती है जिसके अंदर बच्चा पड़ा होता है, बच्चेदानी को हम यूट्रस कहते हैं, और उसके अंदर जिस बच्चेदानी के अंदर, जिस यूट्रस के अंदर बच्चा पड़ा हुआ हो उसको हम ग्रेविड यूट्रस कहते होते हैं, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो ग्रेविड यूट्रस है ये क्या करेगी, नीचे वजन डालेगी, किस पे वजन डालेगी, आपके ब्लैडर के ऊपर। तो जब ये ब्लैडर के ऊपर वजन डालती है तो आपका ब्लैडर इधर से प्रॉपर्ली एम्पिटाई नहीं कर पाएगा। जब आपका ब्लैडर इधर से प्रॉपर्ली एम्पिटाई नहीं कर पाएगा, इधर से यूरिन को निकाल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी जारी सी बात है आपका यूरिन इधर पुल करेगा। तो आपका सिंपल मैंने कंसेप्ट बनाया कि जब भी यूरिन पुल करता होता है तो आपका यूटीआईज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। अब ये वाला जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता होता है, ये आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देता है। इसके भी पीछे कहानी है कि आपका प्रोजेस्टेरोन स्मूथ मसल्स को क्यों रिलैक्स करवा रहा है, बिकॉज अगर ये स्मूथ मसल्स को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने देगा तो आपकी जो बच्चेदानी होती है जिसको हम यूट्रस कहते होते हैं, अगर यूट्रस के स्मूथ मसल्स कांटेक्ट करना शुरू कर दे तो कर गए तो ये इस बच्चे को इधर से एक्सपेल कर देते होते हैं। तो अल्लाह पाक ने क्या रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने प्रोजेस्टेरोन रखा हुआ है, तो ये इन मसल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा के रखता है, ठीक है, यूट्रस के। अब ये यूट्रस के तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा ही रहा है, साथ में आपके यूरिनरी ट्रैक के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करवा रहा है। तो अगर आपके ब्लैडर के मसल्स रिलैक्स कर गया, अगर आपका ब्लैडर का डेट्रूसर मसल रिलैक्स कर गया, अब बताओ डेट्रूसर मसल रिलैक्स हुआ पड़ा है, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बताओ इधर से यूरिन निकलेगा नहीं, सर यूरिन तो इधर पुल करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस आपको पता चल गया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर एक तो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से, और दूसरा उनके अंदर बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूट्रस जो है वो यूरिन के पुल करने के चांसेस ज्यादा है, और जब भी यूरिन पुल होता है तो यूटीआईज होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। इट मींस आपको पता चल गया कि ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, इन सारे लोगों के अंदर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अब बात आ जाती है कि वो बंदा जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कैसे कर जाता है। आपको पता है जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पे बंदे को पेन होता है। तो किडनीज, अब इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रही है, किडनीज के अंदर होती है। किडनीज कहां पे होती हैं, हमारे फ्लैंक एरिया के अंदर होती हैं, ठीक है, आपकी रिब से नीचे और उसके बाद आपकी हिप से ऊपर, ये वाला एरिया फ्लैंक एरिया, ठीक है। तो इट मींस कि ये वाला जो पर्सन है ये मेरे पास किस तरह प्रेजेंट कर देगा, फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट कर जाता होता है, ठीक है। तो आपके लिए इधर डिफरेंट वर्ड यूज करेगा, जो जो एमसीक्यूज के अंदर आए हैं मैं आपको सब बता रहा हूं। वो आपको फ्लैंक पेन का कह सकता है, वो आपको लोइन पेन का कह सकता है, वो आपको पेन इन द लंबर रीजन कह सकता है, वो आपको एब्डोमिनल पेन का कह सकता है, वो आपको बैक पेन का कह सकता है। ये सारी टर्म जो है वो इसके लिए यूज हुई है, फ्लैंक पेन के लिए। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप, और साथ में आपको कह सकते कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। कोस्टो वर्टिब्रल एंगल क्या होता है, कोस्टो का मतलब रिब्स, वर्टिब्रल मींस आपके वर्टिब्रा, आपको पता है पीछे आपके जनाब इस तरह करके वर्टिब्रास होते हैं जिनके साथ इस तरह करके रिब्स अटैच होती हैं। तो आपकी लोअर रिब्स और हमारे जो वर्टिब्रास के दरमियान में ये वाला जो एंगल बन जाता है इसको हम कोस्टो वर्टिब्रल एंगल कहते होते हैं। तो आपको पता है लोअर रिब्स में ही तो इधर जो है वो किडनीज पड़ी होती हैं। तो जब आप लोग इस एरिया को पाल्पेट करोगे, ऊपर से प्रेस करोगे, तो जारी सी बात है आपकी किडनीज भी प्रेस होंगी और बंदे को क्या होगा, पेन होगा। तो उस बंदे के अंदर आपको कोस्टो वर्टिब्रल एंगल के अंदर क्या मिल रही होती है, टेंडरनेस मिल रही होती है, ठीक है। तो ये फ्लैंक पेन, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, आपको पता है कि ये चीज तो आपको मिलती है, सारी सी बात उधर जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट तरह एक्सप्लेन कर सकता है। उसके बाद आपको, आप लोगों को क्या हुआ पड़ा है, इन्फेक्शन हुआ है और साथ में इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। तो जब इधर से इन्फ्लेमेशन होगी तो इधर से बेसिकली ना आप लोगों के जो इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर्स हैं वो मेडिएटर्स हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। आप लोगों के ल्यूकोट्रीन्स, आप लोगों के साइटोकाइन्स वो रिलीज होंगे। तो वो कहां जाएंगे, वो आपके ब्लड के अंदर जाएंगे। वो ब्लड के अंदर जाते हैं, इवेंचुअली हाइपोथैलेमस के अंदर जाते हैं और बंदे का टेंपरेचर सेट पॉइंट जो है वो इंक्रीज करवा देते हैं। तो उस बंदे के अंदर क्या हो जाएगा जनाब, फीवर हो जाता होता है। तो आपको इस बंदे के अंदर, अब आपको बड़ा मजे, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इस बंदे के अंदर आपको फीवर मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो बंदा था ना एक्यूट सिस्टाइटिस वाला, उसके अंदर आपको फीवर नहीं मिल रहा होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन मिल गया बिटवीन एक्यूट सिस्टाइटिस एंड बिटवीन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर भी जारी सी बात है आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी। कौन कौन सी सारी चीजें, आपको डिसयूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, लेकिन साथ में आपको जो पेन मिलेगी वो अब इधर मिलेगी, फ्लैंक एरिया के अंदर आपको पेन मिलेगी, साथ में आपको नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, चिल्स वगैरह मिल सकते हैं, और साथ में आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीवर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो आपने किस बारे में सोच लेना है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में सोच लेना है। अब बात आ जाती है कि सर मैंने इसको जो है
वो ट्रीट कैसे करना होता है, या उस बंदे को जो है वो मतलब मैंने डायग्नोज कैसे करना होता है। तो डायग्नोसिस में आपको सिंपल पता चल गया ना कि वही इस बंदे की भी यूरिन के अंदर आपको यूटीआई हुआ पड़ा है, तो आपको ये मिल रहा होगा, ल्यूकोसाइट एस्टेज मिल रहा होगा आपको जनाब, उस बंदे के यूरिन के अंदर जो है वो पायूरिया जो है वो मिल रहा होता है। उसके बाद आपको जनाब डब्ल्यूबीसी, जिसको डब्ल्यूबीसी इन द यूरिन, जिसको हम पायूरिया कहते होते हैं, तो आप लोगों को वही पायूरिया जो है वो उसके अंदर मिल सकता है। अब इसके ने इधर एक चीज लिखी है, डब्ल्यूबीसी इन यूरिन प्लस माइनस डब्ल्यूबीसी कास्ट। अब डब्ल्यूबीसी कास्ट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी कास्ट आप सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं कहूं तो इसको हम सांचा कहते होते हैं। कास्ट का सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या होता है? सांचा, सांचा होता है। तो अगर तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल से आ रहे हैं, आपको पता है कि इस तरह करके आपका जनाब नेफ्रॉन होता है, अब मुझे वो बनाना भी भूल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह हमारा ग्लोमेरुलस होता है, इधर आपकी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इधर आपका लूप ऑफ फैनले, एंड देन आपकी ये डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, देन आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जनाब आपका जो है वो नेफ्रॉन होता है। तो अगर तो डब्ल्यूबीसीज इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, ग्लोमेरुलर ओरिजिन है, मींस के इधर से जो है वो डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, तो जब ये इन ट्यूब से गुजरते हैं, इन ट्यूब्यूल से गुजरते होते हैं, तो ये ना इन्हीं के सांचे के अंदर ढल जाते होते हैं, ठीक है। मींस के ये इनका सांचा बन जाएगा, ये ट्यूब्यूल वाला जो है वो इनका सांचा, एक दूसरे के साथ कंप्रेस होंगे ना, तो ये एक सांचे के अंदर आ जाते होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डब्ल्यूबीसी कास्ट कहते होते हैं, ठीक है। इट मींस आपको पता चल गया कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको क्या मिल सकती है? डब्ल्यूबीसी कास्ट जो है वो मिल सकती है, या नहीं भी मिल सकती। अगर डब्ल्यूबीसी इधर नेफ्रॉन से नहीं आ रहे, वो कहां से आ रहे हैं? वो आपका रीनल पेल्विस से आ रहे हैं, या रीनल कैल्सी से आ रहे हैं, ठीक है, या रीनल पायरामिड से आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद इस कंसेप्ट को क्लियर करवाना चाहूं, तो आपको पता है इस तरह करके जनाब आप लोगों की किडनीज होती हैं, या आपकी किडनीज आ गई, ठीक है। इधर आपके जनाब नेफ्रॉन होते हैं ना, इधर करके ना बेसिकली आपके नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। देन नीचे भी इनकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आ रही होती है, देन इनसे यूरिन बनता है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है, देन वो कलेक्टिंग डक्ट से ये वाला जो आप इस तरह करके ना आपके रीनल पायरामिड्स होते हैं, वहां पे आपका यूरिन आता है। देन आपका ये वाला जो इनकी टिप होती है, इनको हम रीनल पेपिला कहते हैं, तो देन आपका यूरिन जो है वो रीनल पेपिला के अंदर आता है। देन हमारे पास जो है वो कैल्सीज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा एक इधर रीनल पायरामिड आ गया, तो इधर आपका रीनल कैलिक्सा, तो ये दोनों जो माइनर, ये वाले जो हैं इनको हम माइनर कैल्सीज कहते होते हैं, ठीक है। देन ये मेजर कैलिक्स के अंदर जो है वो ड्रेन कर जाते होते हैं, देन ये वाला जो मेजर कैलिक्स है ये आपके दूसरा ड्रेन कर जाता है रीनल पेल्विस के अंदर। तो अगर तो डब्ल्यूबीसी इधर से आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये बड़े बड़े हैं, मतलब ये वाले जो ट्यूब्स है ना ये बड़ी बड़ी है, नेफ्रॉन की ट्यूब्स जो है वो छोटी छोटी होती हैं। तो इन छोटी ट्यूब्स में से जब डब्ल्यूबीसी गुजरते हैं, तो वो क्या होता है कि वो इसकी शेप में आ जाते होते हैं, उन ट्यूब्स की शेप में आ जाते हैं, कास्ट में आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी कास्ट। लेकिन अगर क्या है, अगर आपका जो कलेक्टिंग सिस्टम है ऑफ द किडनीज, जो कि यूरिन को ड्रेन कर रहा होता है, अगर वहां से डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं, वहां पे इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, तो उस केस में ये जो ट्यूब्स हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस केस में आपके जो डब्ल्यूबीसी है वो सेपरेट सेपरेट होंगे, वो इस तरह करके कास्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो खैर मैं बात ये सिर्फ थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट बनाना चाह रहा था। इट मींस आपको पता चल गया। अब जाहिर सी बात है, चाहे आपके नेफ्रॉन हो, चाहे आपका ये जो कनेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी हो, ये सारे पार्ट तो किडनीज का ही है ना, ठीक है। इट मींस कि आपकी किडनी की इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी कास्ट मिल भी सकती है और नहीं भी जो है वो मिल सकती होती। अब क्या है कि अब अगर आप लोग उस बंदे का जो है वो सीटी करवाते होते हो, तो सीटी के ऊपर आप लोगों को इस तरह करके ना लाइन सी मिल रही होती है, स्ट्राइएशंस जो हैं वो मिल रही होती है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि उस बंदे के यूरिन के अंदर आप लोगों को डब्ल्यूबीसी कास्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। और अगर आप लोग सीटी करवाते हो तो उस केस में आप लोगों को इस तरह करके स्ट्राइएशंस मिल रही होती हैं, ये वाली जो लाइंस हैं वो मिल रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपका जो डायग्नोसिस है वो बन जाता होता है। अब बात आ जाती है कि अगर और इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं उस बंदे को एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट कर लेता हूं। एंटीबायोटिक्स वही सेम ये वाली जो थी ना, मैंने आप लोगों को बता दी ऊपर, वही सेम हमारी जो एंटीबायोटिक, बिकॉज ये भी तो यूटीआई है ना, तो यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक्स तो वही यूज हो रही है, तो आपने इसको ट्रीट कर लेना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं करते, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के अंदर यही आ जाता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, इधर बार बार डैमेज होगा। आपको पता है जब बार बार इधर डैमेज होगा तो ये वाला एरिया हील करेगा, ये वाला एरिया हील कैसे करेगा? इधर फाइब्रोसिस होगी, इधर जो फाइबर्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आपका ये वाला जो एरिया ऑफ फाइब्रोसिस जो कि एरिया ऑफ हीलिंग है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम स्कार कह देते हैं। इट मींस कि इवेंचुअली जो किडनीज हैं उनकी स्कारिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जब आपकी किडनी की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए, स्कारिंग स्टार्ट हो जाए, इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है
वो कह देते हैं। इट मींस आपको क्या पता चल चुका है कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। इवेंचुअली क्या हो जाएगी, वहां पे फाइब्रोसिस जो है वो हो जाती है। आपको पता है जब किसी भी एरिया की फाइब्रोसिस हो जाए, अब आपके पास कोई हल नहीं होता कि आप लोग नॉर्मल टिश्यू जो है वो वापस ले आओ। ठीक है, ये ऐसे ही होता है कि अगर आपका कहीं से कपड़ा फट जाए तो उधर आपने टाकी लगा दी, अब वो टाकी किसी काम की नहीं है, मतलब वो बस उधर एज अ स्ट्रक्चरल तो काम कर रही है, लेकिन फंक्शन जो था प्यारा लगना वो अब नहीं है। तो इसी तरह आपका जब किडनीज डैमेज हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, तो उस केस में अगर फाइब्रोसिस हो जाए, इट मींस के उधर आपने टाकी लगा दिया, अब वो नॉर्मल सेल्स नहीं है, वो जस्ट एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन था हमारे ब्लड को साफ करना, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना, अब वो काम वो नहीं कर रहे होते। तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि अगर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को हमने ट्रीट ना किया तो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगी, जिसमें किडनीज की स्कारिंग हो जाती है और किडनीज इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि अब वो वहां से हील दूसरा ठीक नहीं हो सकती होती। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कह देते होते हैं। एक तो हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। देन मैंने आपको जो रीनल पेपिलास पढ़ाए थे, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि रीनल पायरामिड्स होते हैं, तो इनकी ये वाली जो टिप होती है इसको हम रीनल पेपिलास कहते होते हैं। तो इनकी भी डेथ हो सकती है, ये भी मर सकते हैं, इसको हम रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस कहते होते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। तो रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस भी हो सकती है। उसके बाद क्या है कि अगर ये वाली जो इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इधर क्या बन जाए, आपके डब्ल्यूबीसी मर जाए, आपकी जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाए, और आपकी बॉडी क्या करे कि इनके गिर्द इस तरह करके एक दीवार बना दे फाइबर्स की, तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम क्या कह देंगे, एब्सेस कह देते हैं। तो ये अगर पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपकी जो है वो एब्सेस बनने के भी चांसेस होते हैं। पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन सकती है। पेरिनेफ्रिक, पेरी का मतलब होता है अराउंड, नेफ्रिक मींस का किडनीज। तो आप लोगों की ये जो किडनी का कैप्सूल होता है और इससे बाहर जो कैप्सूल होता है, इस अगर पस बन जाए तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम पेरिनेफ्रिक एब्सेस कहते होते हैं। तो आपका क्या बन सकती है जनाब, पेरिनेफ्रिक एब्सेस बनने के जो चांसेस हैं वो भी होते हैं। अब ये क्या कर सकती है, इधर पास से आपका जो है वो स्वेस मसल पास कर रहा है, तो अगर ये स्वेस को इन्वॉल्व कर लेती है तो आप लोगों के स्वेस मसल को भी एब्सेस बनवा सकती होती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इधर से एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के केस में अगर आपका ये वाला जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड कर गया, वो ब्लड के अंदर चला गया। ठीक है, और ब्लड के अंदर जब वो चला गया तो आपका इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको अब आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका बीपी जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो इसको हमने यूरोसेप्सिस क्यों कहा, बिकॉज आपका जो सोर्स था दोज वर द किडनीज। ठीक है, तो किडनीज की वजह से किडनीज के अंदर इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, वहां से हमारे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर रहा है, तो इसको हमने यूरोसेप्सिस जो है वो कह देते हैं। ठीक है, तो एक इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो यूरोसेप्सिस भी हो सकती है। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन चुका है कि अगर बंदे के अंदर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है तो अगर उसको आपने ट्रीट ना किया तो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है, एब्सेस बन सकती है, या क्या है कि यूरोसेप्सिस जो है वो हो सकती होती है। अब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगला हमारा टॉपिक आ गया क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना आपकी किडनीज की, इन्फेक्शन तो लाजमी नहीं है, इन्फ्लेमेशन हो जाना किडनीज की, उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा कि आपकी किडनीज की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वो इवेंचुअली स्कारिंग हो जाती होती है किडनीज के अंदर। ठीक है, स्कारिंग हम किसको कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, तो ये वाला जो एरिया ये डैमेज हो जाएगा। जब ये वाला एरिया डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी इसको हील कैसे करेगी कि इधर से इस तरह करके थ्रेड से लगा देती है, मींस के फाइब्रोसिस करवा देती होती है। तो ये वाला जो एरिया फाइब्रोसिस है इसको हम स्कार कह देते होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी रीनल स्कारिंग हो रही होती है। तो जब आपकी रीनल स्कारिंग हो जाती है, आपकी किडनीज डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से आपकी किडनीज के अंदर एक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रास सिस्टम कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आपने याद रख लेना है, जब भी आपका रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से आपका बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है। तो आपके बीपी का इंक्रीज हो जाना काफी ज्यादा, इसको हम हाइपरटेंशन कहते होते हैं। यहां से आपका प्लैब का एमसीक्यू है और आपको मस्ट पता होना चाहिए कि क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या हो सकता है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हाइपरटेंशन जो है वो हो सकता होता है। अब क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या क्यों हुआ था वो हमने पढ़ लिया कि अगर क्या हो कि अगर आप लोग एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को ठीक नहीं करोगे, बार बार इन्फ्लेक्शन होगा, बार बार इन्फ्लेमेशन होगी, बार बार डैमेज होगा, तो वो वाला जो एरिया है वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो कह देते होते हैं। अब देखिए, बार बार इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकती है। एक तो हमने कह दी ना कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की काजेस के अंदर भी हम देखें तो इसमें मेनली आपका ये वाला जो वेजिको यूरिटर रिफ्लक्स होता था, इसमें आपको पता है कि बार
बार-बार यूरिन वापस की तरफ रिफ्लक्स करेगा। जब बार-बार यूरिन वापस जो है वो रिफ्लक्स करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो किडनीज़ हैं वो डैमेज होंगी और बार-बार जब ये डैमेज होंगी तो क्या हो जाएगी, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस जो है वो हो जाता होता है। इट मीन्स आपको क्या पता चल गया, वेसिको-यूरेटर रिफ्लक्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है, या क्या है कि इधर कोई स्टोन पड़ा हुआ हो। अब ये वाला जो स्टोन है ये इधर पड़ा रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि स्टोन समझो कि एज़ अ घर काम करता है आपकी इन्फेक्शन के होने के लिए। तो अब ये स्टोन इधर पड़ा हुआ है तो इधर बार-बार इन्फेक्शन होगा, बार-बार इन्फेक्शन, बार-बार डैमेज, बार-बार डैमेज, बार-बार फाइब्रोसिस, हीलिंग और इवेंचुअली क्या है, इसको हम क्या कह देते हैं, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। तो आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आपका क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस करवा देती हैं। अब आपको पता है कि किडनीज आपकी बड़ी प्यारी होती हैं। प्यारी किस तरह होती हैं कि इनके अंदर प्रॉपर आपका इस तरह करके जनाब रीनल पायरामिड्स होते हैं, देन आपके प्रॉपर रीनल पेपिलास होते हैं, देन आपके जनाब प्रॉपर जो है वो माइनर कैल्सीज होते हैं, प्रॉपर आपके मेजर कैल्सीज होते हैं, और देन इवेंचुअली आपका यूरिन जो है वो सारा इधर ड्रेन कर जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये वाला एरिया जो है वो डैमेज हो रहा है। जब ये वाला जो एरिया है वो डैमेज हो रहा है तो इधर सारी क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो आपको पता है किडनी का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, इनर पार्ट को मेड्यूला कहते होते हैं। तो आपका जो कोर्टी इट मींस किडनीज का जो कोर्टिको मेड्यूलरी पार्ट है वहां पे क्या हो जाएगी, सारी जो है वो स्कारिंग हो जाती होती है। देन आपके ये वाले जो कैल्सिस थे, ये जो बड़े प्यारे से कैल्सिस थे, अब ये अपनी प्रॉपर शेप के अंदर नहीं रहेंगे। अब इनकी जो शेप है वो खराब हो जाती होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लंटेड कैल्सिस, बिकॉज़ इधर सारी क्या हो गई है यार, फाइब्रोसिस हो गई है। तो आपको क्या मिल जाएंगे, ये वाले जो ब्लंटेड, ये वाले जो खराब कैल्सिस हैं वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि वो बंदा जिसके अंदर क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस हुआ पड़ा है उसकी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर स्मूथ नहीं रहेंगी, अब कोर्स हो जाएंगी, मींस के रफ हो जाती होती हैं, प्रॉपर सिमेट्री के अंदर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कोर्टिकोमेड्यूल स्कारिंग हुई पड़ी होती है, उसके बाद आपके जो कैल्सिस हैं वो सारे ब्लंट किए हुए होते हैं, और उसके बाद अगर आप लोग किडनीज की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको चेक करो जो हैं वो आप लोगों को मिल रही होती है। अब व्हाट डज इट मीन बाय इयोसिनोफिलिक कास्ट, इयोसिनोफिलिक का वर्ड जो यूज होता है वो अगर आप लोग ये कर रहे होते हैं ना, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हो, स्टेनिंग कर रहे होते हो, तो उसमें इयोसिनोफिलिक का जो वर्ड यूज होता है वो पिंक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इधर क्या हुई पड़ी है, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर बेसिकली आपकी फाइब्रोसिस हुई पड़ी है। तो आपने हमेशा याद रख लेना है कि जब भी आप लोग किसी एरिया ऑफ स्कार को, एरिया ऑफ फाइब्रोसिस को जब माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हो तो वो आपको पिंक अपीयर करता होता है, ठीक है। जेड एन स्टेनिंग के ऊपर पिंक अपीयर कर रहा होता है। तो कोई भी चीज जो कि आपको जेड एन स्टेनिंग के ऊपर पिंक अपीयर कर रही हो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो इयोसिनोफिलिक का वर्ड यूज होता है। इट मींस कि अगर आप लोग क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस वाले बंदे की बायोप्सी करते हो और उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो वो आपको पिंक अपीयर करेगा जेड एंड स्टेनिंग के ऊपर, मींस के वो क्या कर रहा होता है, आपको इयोसिनोफिलिक जो है वो अपीयर कर रहा होता है। जिस तरह आप लोग इधर देख सकते हो कि आपको पिंक पिंक जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको पिंक पिंक मटेरियल जो है वो मिल रहा है, ठीक है, या एरो से उसने दिखाया हुआ है। तो अगर आप लोग थायराइड ग्लैंड को देखो ना, तो थायराइड ग्लैंड भी अगर आप लोग मतलब जेड एंड स्टेनिंग के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो वो भी आपको इसी तरह पिंक पिंक अपीयर कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस हो जाती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या हो गया है, थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी, मींस कि आपकी जो किडनीज हैं ऑन माइक्रोस्कोप ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड की तरह लग रही होती हैं। तो ये आपने नहीं समझ लेना कि आपका थायराइड ग्लैंड इधर आ गया है, बल्कि आपने इसको कैसे याद रखना है कि आपका मतलब दूसरा इधर जो ऑन माइक्रोस्कोप ऑन जेड एन स्टेनिंग मुझे जो इसकी अपीयरेंस है वो थायराइड ग्लैंड की तरह की लग रही होती है। तो इस वजह से मैं इसको क्या कह देता हूं, थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। तो अगर आपको ये चीज मिल रही है इट मींस कि आपका डायग्नोसिस क्या बन चुका है, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, बिकॉज आपको पता है ये अगर पिंक अपीयरेंस मिल रही है ये फाइब्रोसिस को दूसरा जो है वो जाहिर कर रही है। तो अगर फाइब्रोसिस हो गया मुझे पता है कि दैट इज क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम जनाब दूसरा क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। यहां से मेनली जो एमसीक्यूज प्लेब के अंदर आया था वो आपको क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस की सारी हिस्ट्री दे देगा। देन आपसे पूछेगा जनाब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो है वो हाइपरटेंशन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ